का रुख करते हैं अभी की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो बात करते हैं किसान आंदोलन की। लगातार किसान काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, किसान काफी आक्रोशित है और आक्रोशित होने के बावजूद वो बैठक में हिस्सा लेते हैं। इसके बावजूद साफ तौर में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन यूं ही बरकरार रहेगा। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि यूं ही आंदोलन चलेगा और अब कृषि सभी समुदाय एकजुट होते हैं और अब उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब लिखित में वे अपनी मांगों को सुनाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है, जिससे किसान आंदोलन को मजबूती मिल रही है। आपको बता दें पीपुल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक और बीएसपी के साथ कई यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी किसान आंदोलन का समर्थन करते नजर आए हैं। कई लोग एकजुट होकर किसान आंदोलन का समर्थन करते अब नजर आ रहे हैं। किसान काफी आक्रोशित हो उठे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यूं ही ये बरकरार रहेगा, हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार अपना ये बिल वापस नहीं ले लेती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक किसान बिल को यूं ही तक बरकरार रखा जाएगा। सरकार ने कल बैठक पे ये साफ तौर पर वीडियो के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश भी की थी कि ये जो बिल है उनके हित में है। आने वाले दिनों में इस बिल से उन्हें काफी फायदा भी होगा, पर किसान अपनी ही मांगों पे अभी तक अड़े हुए हैं। किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि उनकी मांगे सुनी जाए। उनका कहना है कि अगर कृषि बिल लागू होता है तो वो कहीं दब के रह जाएंगे। उनके कई सारे वादे हैं, कई सारे मुद्दे हैं। उन्होंने सरकार की बात बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुनी और सरकार का भी ये कहना है कि वे उनकी मांगों पे जल्द ही कार्य करने की कोशिश करेंगे। पर बिल को वापस लेने की अभी तक कोई भी बात उठ के सामने नहीं आई। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर किसान बिल को वापस लिया जाएगा या नहीं। पर यह जरूर साफ हो गया है कि किसान अभी भी आक्रोश में है और किसान अपना आक्रोश बंद करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। किसान का यह साफ कहना है कि उनकी मांगे पूरी की जाए, अन्यथा वो लिखित रूप में सरकार को अपनी मांगों का जल्द ही ब्यौरा दे देंगे। अब आपको बता दूं कि हरियाणा से ये जो बड़ी खबर हमारे सामने आई थी, जहां पे कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का कई संगठनों का समर्थन मिल चुका है, जिससे किसान आंदोलन को मजबूती मिल रही है। उसमें पीपुल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी और बीएसपी के समर्थक भी जुट चुके हैं। कई शिक्षा भी आंदोलन कर रही हैं, कई लोग भी आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा डीयू यूनिवर्सिटी और जामिया के शिक्षकों ने अपने अपने तरीके से कृषि कानून का विरोध करने के बारे में कहा। साथ ही वही रेवाड़ी में संगठनों की ओर से प्रेस वार्ता की भी आयोजना की गई है। प्रेस वार्ता भी की गई है और साफ तौर पे ये कहा गया है कि प्रेस वार्ता के दौरान कि कृषि बिल के विरोध में कृषि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि इतनी शांतिपूर्ण तरीके से ये बैठकर जिस तरह से प्रदर्शन जारी है लगातार, इसकी वजह से उनका कहना है कि जल्द ही सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए। और अब सरकार ने कह दिया है कि बैठक दोबारा से गठित की जाएगी। 3 दिसंबर को दोबारा बैठक गठित की जाएगी और किसानों से वार्तालाप करने की कोशिश भी की जाएगी। आज कॉन्फ्रेंस का मेन कारण ये था कि जो ये अपने साथी है पीपुल्स पार्टी के, जामिया विश्वविद्यालय के और जेएनयू विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने जो किसान यूनियन को किसान साथी दिल्ली बैठे हैं उनको समर्थन दिया है, इसलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अभी मुद्दे ये रखे गए जो 3 काले कानून है, जब तक वापस नहीं होंगे इतने हम किसान चैन से नहीं बैठेंगे। जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, इस संदर्भ में आज कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो आंकड़े इन्होंने दिए हैं किसानों के संदर्भ में जो सुविधा के लिए, वो उसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो उनके फेवर में हो। सारी उनके एंटी हैं। लोग जो है अपनी फसल लाते हैं मार्केट में, 3-3, 4-4 दिन रात को यहाँ पड़े रहते हैं, उनकी फसल को खरीदा नहीं जाता है और वो परेशान होते हैं और वापस चले जाते हैं। और अपने मंडी के भाव जो है जो मंडी में जो है लेते हैं और उनको जो टारगेट फिक्स किया गया था उसके अनुसार उनको जो है नहीं लेते हैं। तो ये सब बातें देखने के बाद हमारी पीपल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने भी ये सोचा कि ये बहुत ही अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार में हमें भी शामिल होना चाहिए और इसको दूर करने के लिए हमारी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन कर रही है। कृषि बिल के बारे में आपको बता दूं कि लगातार प्रदर्शन यूं ही जारी है और ये बिल एक अलग ही
रास्ता दिखा रहा है। आपको बता दें, कृषि बिल के विरोध में कृषि जहां आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, जहां वो ग्राउंड लेवल से उठकर दिल्ली तक पहुंच गए अपने आंदोलन को लेकर, कृषि बिल के लिए वो कई मांगे कर रहे हैं और कल बैठक भी की गई थी। पर बैठक में साफ तौर पर यह साफ हो गया कि किसान अभी भी चुप नहीं होने वाले। किसानों का कहना है कि यूं ही आंदोलन बरकरार रहेगा और सरकार का कहना है कि बिल की वापसी अभी नहीं ली जाएगी। सरकार ने कल की बैठक को काफी शांतिजनक बताया था, पर वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आम लोग और जो किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अभी भी वे आंदोलन पर इसी तरह बरकरार रहेंगे। और अब ये मुद्दा कृषि बिल से उठकर सरकार पे जा चुका। आपको बता दें, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इस मुद्दे को काफी उछालती नजर आ रही है। कई बयानबाजी भी सामने आ रही है और इसी बीच नया बयान सामने आया है जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया कि बीजेपी अपनी सत्ता की नजर में काफी क्रूर हो चुकी है। सत्ता की नजर में आने के बावजूद वे ये नहीं देख पा रही कि आखिर कृषि कितनी आक्रोशित है और ये पूरा मुद्दा कृषि से हटकर एक पूरा पॉलिटिकल मुद्दा बनता हुआ नजर आया। आपको बता दें, ये पूरा मामला केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के बयान को लेकर बवाल खड़ने का है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया के बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस के कटारिया के बयान की निंदा भी की जा रही है। कई जगह इस बयान को लेकर निंदा की जा रही है। कई जगह आप ट्वीट्स पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लगातार किसान के विरोध में इस तरह के ट्वीट्स सामने आ रहे हैं, कई बयानबाजी की जा रही है। और इसी बीच ये जो बड़ा बयान सामने आया था केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के बयान को लेकर काफी बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। वही कांग्रेस ने कटारिया के बयान की निंदा भी की है। आपको बता दें, कांग्रेस का कहना है कि किसान जो अन्नदाता है और देश का पेट भरता है, शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहा है, उनके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना शर्मनाक है। उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया कि जिस तरह किसान आंदोलन कर रहा है, जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहा है, किसान जो एक आम व्यक्ति की भूख को पूरा करता है, किसान जो मिट्टी में अपने कार्य को पूरा करने के बाद एक आम व्यक्ति तक भोजन पहुंचाता है, उनके बारे में इस तरह का बयान देना काफी शर्मनाक है। और ये पूरा मुद्दा जो किसान के हित में होना चाहिए था, ये एक अलग ही रुख ले चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह ये पूरी वारदात को आप देख सकते हैं, किस तरह आम लोग उठकर दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। उनकी मानसिकता थी कि वे अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सके, पर सरकार उनकी बातों को सुनती भी है और नजरअंदाज करते भी नजर आती है। कल साफ हो गया कि किसानों की हित को सुनने के बावजूद सरकार अपनी किसान बिल को वापस लेने के हित में अभी भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि साथ ही कहा कि रतनलाल कटारिया को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। इस बयान के बाद कई मुद्दे उठने लगे, ट्वीट्स आने लगे। लगातार लोगों का कहना है कि रतनलाल कटारिया को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, उन्हें माफीनामा देना चाहिए। पर अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये किसान बिल का जो अहम मुद्दा है वो पॉलिटिक्स में किस तरह परिवर्तित हो सकता है। अगर किस तरह एक आम व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज करके पॉलिटिक्स की गंदी खेल खेली जा सकती है, आखिर कब तक इस तरह की खेल खेली जाएगी और जो प्रशासन है कब तक चुप्पी साधा नजर आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर प्रशासन अपनी बातों को वापस लेता है या नहीं। पर बीजेपी सरकार काफी अच्छी नजर आई इस वारदात में। आपको बता दूं कि लगातार बीजेपी सरकार किसानों से बात करने की कोशिश कर रही है और कल भी उन्होंने बैठक बुलाई। कोरोना की नजर रखते हुए उन्होंने ये बैठक कल ही बुलाई थी और कल ही वो इस मुद्दे को खत्म करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने डिजिटली भी और कई बातों से किसानों को ये समझाने की कोशिश की कि उनकी मानसिकता को परिवर्तित किया गया है, उनकी मानसिकता को भड़काया गया है, उन्हें बताया गया कि किस तरह लोगों ने उन्हें गलत बताया है, आखिर किसान बिल से किस तरह उन्हें फायदा हो सकता है और उन्हें किसी तरह कोई नुकसान नहीं हो सकता। पर किसानों की मानसिकता अभी बन चुकी है कि उन्हें इस किसान बिल के आने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। इस वजह से किसान अभी भी आक्रोश में हैं और अभी भी उनका यही कहना है कि किसान बिल को वापस ले लिया जाए। पर अब ये साफ होना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि किसान बिल को वापस लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो बिल देश के हित में लाया गया था, किसानों के हित में लाया गया था, इसे वापस लेना थोड़ा सा बचकाना हरकत साफ करेगा, क्योंकि इस बिल के तहत किसानों को यह साफ तौर पर अभी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह उन्हें मदद मिल सकती है और समझाने की कोशिश भी की जा रही है और प्रशासन काफी एक्टिव नजर आया। बीजेपी सरकार का ये दोबारा कहना है कि दोबारा वो 3 तारीख को बैठक करेंगे, किसानों से
बात करेंगे और ये साफ करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस बिल से उन्हें काफी मदद मिल सकती है और किस तरह इस बिल के आने से उन्हें काफी फायदे भी हो सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये होगी कि किसान इस बिल को लेकर कितनी देर तक इसी तरह आंदोलन करते नजर आते हैं। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं, जो केंद्र में भारत सरकार के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और कई बार मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, मुझे ये उनकी भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है ये बड़ी शर्मनाक है। जो किसान देश का अन्नदाता है, जो किसान इस देश को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिनके बलबूते के ऊपर ये देश खड़ा है, आज उनको ये कहना कि परे जाके मरो, मैं समझता हूँ इससे और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और मैं तो अपने शब्दों को लिमिट में ही रखते हुए ये कहता हूँ उनको फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और अगर वो इस्तीफ़ा ना दें, अगर नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री में अगर कोई भी वैल्यू है उनके दिमाग के अंदर किसानों के प्रति, इनसे फ़ौरन इस्तीफ़ा मांगे और इनको घर बिठा दें। एक किसान के प्रति इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना, इससे बड़ी शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, मुझे लगता है कि वो शिक्षित नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता घमंड में इस समय चूर हैं, नशे में चूर हैं, और वो इस प्रकार की टिप्पणियां किसानों के बारे में कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज जवान को भी सम्मान मिलना चाहिए, किसान को भी सम्मान मिलना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी किसान को सम्मान नहीं दे रही। किसान को सम्मान देने के बजाय इस प्रकार की टिप्पणियां, बहुत छोटे स्तर की टिप्पणियां की जा रही है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को सार्वजनिक रूप से इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना आगामी 2024 में उनको बड़ा जबरदस्त खामियाजा इस टिप्पणी के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं, जो केंद्र में भारत सरकार के अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के मद्देनजर पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको बता दें, कोरोना की बढ़ते गिनती की वजह से पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगातार पंजाब में एक्टिव लोग नजर आ रहे हैं, लगातार कोरोना की गिनती बढ़ती नजर आ रही है, लगातार कोरोना मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं, और इसके बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना भी सामने आया है, लोगों का बयान भी सामने आया है कि कोरोना नाम की चीज है ही नहीं। अभी तक उनकी मानसिकता यही अटकी हुई है कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। अभी तक लोग ये समझ नहीं पाए कि आखिर कोरोना किस तरह फैलता है। इस वजह से अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि दिन में कर्फ्यू लगाने से काफी अर्थव्यवस्था पहले भी हमारी डगमगा चुकी थी। इस वजह से पंजाब में अब 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू की वजह से लोग काफी आक्रोशित है, और इस बीच में ये बड़ी खबर पंजाब से सामने आई है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। वही नाइट कर्फ्यू के दौरान अमृतसर के लॉरेंस रोड पर पुलिस नाके के पास लोग आपस में भिड़ते नजर आए। आपको बता दें, इस नाइट कर्फ्यू की वजह से लोग आपस में भिड़ते भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि एक गाड़ी बैरिकेडिंग पे रुकी नजर आती है और पीछे से दूसरी गाड़ी से आके ठोक देती है, और इस वजह से लोग भिड़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में जहां लोगों को एक दूसरे से दूरी बना के रखनी चाहिए, उसके बावजूद लोग और लोगों की मानसिकता ये समझने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना काल किस तरह से बढ़ता नजर आ रहा है, और उनकी मानसिकता अभी भी वही बनी पड़ी है। वो अभी भी प्रशासन और शासन की इस खेल में ही बंधे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लगातार कोरोना की गिनती बढ़ती नजर आ रही है। पंजाब में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लगातार लोग काफी एक्टिव भी नजर आए थे, पर अब जो देखने वाली बात ये होगी कि लगातार इस गिनतियों को बढ़ने के बावजूद लोग इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। कोरोना की एक्टिव गिनती के बाद 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, इसके बावजूद लोग बाहर नजर आते रहे और नाइट कर्फ्यू के दौरान एक दूसरे से भिड़ते भी नजर आए। दरअसल विवाद 2 वाहनों की टक्कर के बाद शुरू हुआ। दरअसल पुलिस की बैरिकेडिंग को देखते हुए जब एक चालक ने गाड़ी रोकी तो पीछे से आकर दूसरे वाहन के गाड़ी वालों ने उसे टक्कर मार दी। खड़ी गाड़ी पर टक्कर लगने से लोग काफी आक्रोशित हुए थे, जिसके बाद
विवाद शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है जब कोरोना काल की वजह से इस विवाद को नहीं होना चाहिए था, लोगों को ये समझना चाहिए था कि विवाद होने से वो एक दूसरे के नजदीक जाते हैं और इस वजह से उनके कोरोना संक्रमण की गिनती बढ़ सकती है। पर लोग हैं कि समझने को अभी भी तैयार नहीं है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, इसके बावजूद लोग अपने घरों के बाहर आना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं। अब सख्ती बरतनी और भी ज्यादा जरूरी हो चुकी है। जितना लोग दूर रहेंगे उतना ही कोरोना संक्रमण से बचेंगे, पर लोग ये समझने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रही है। पंजाब में 1 दिसंबर से आपको बता दें नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लोग काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, पर अब भी लोग वैसे ही शांत बन चुके हैं। लोग कोरोना को समझना नहीं चाहते हैं और वो नाइट कर्फ्यू का भी पालन नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ने की ये जो खबर सामने आई है, इससे साफ हो चुका है कि किस तरह लोग कोरोना को नकारते हुए दिख रहे हैं। मौजूद ही बैरीकेडिंग की आ रस्ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਭੱਜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਭੱਜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। शराब भी पीती ही? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब में लोग प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान गए थे। आपको बता दें 325वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए लोग काफी खुश थे। लोगों को पाकिस्तान जाके वहां दर्शन करने का दिल था, इस वजह से लोग पाकिस्तान गए थे और अब वहां का जत्था वापस लौट चुका है। लोगों में काफी खुशी का माहौल नजर आ रहा है, वे काफी खुश भी नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रकाश पर्व जाके अपने पुरानी गुरुद्वारे में मनाया। किस तरह से वहां के लोग काफी खुश है, आप वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह वहां लोग काफी खुश नजर आए हैं। आपको बता दें कि प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान गया जत्था अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत वापस लौट गया है। बता दें कि 325वां श्रद्धालु का प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान गए थे। कई श्रद्धालु 325वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान गए थे और आज उनका जत्था वहां से वापस लौट आया है। इन श्रद्धालुओं को 5 दिन का वीजा मिला था और इन्हें एसजीपीसी की ओर से पाकिस्तान भेजा गया था। भारत वापस लौटने पर सबसे पहले इन श्रद्धालुओं की कोरोना टेस्टिंग की गई। कोरोना की वजह से उन्हें जब वापस आए काफी खुश थे और उनकी कोरोना टेस्टिंग की गई। लोगों ने काफी खुश अपना बात बताई। उन्होंने का कहना है कि वे काफी खुश है कि उनके स्वप्न को पूरा होता वो देख पाए हैं। वो पाकिस्तान जाके काफी खुश नजर आए। प्रकाश पर्व को उन्होंने काफी धूमधाम से मनाया। जिस तरह से भारत में गुरुद्वारे में काफी धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया गया था, हमने कल देखा भी था किस तरह अमृत साहिब में प्रकाश पर्व को काफी धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने आतिशबाजी भी की और काफी धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया और 5 दिन के लिए जो श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान गया था आज वो वापस लौट आया है। उनका कहना है कि वे काफी खुश हैं कि उन्होंने अपने पुरानी गुरुद्वारा साहिब में जाके प्रकाश पर्व को मनाया। इसके साथ ही उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि उनकी ख्वाहिश अब पूरी होती नजर आई है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 551ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ
ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਵਿਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, एक बार फिर लॉटरी के बहाने ठगी की वारदात सामने आई है। आपको बता दें लगातार ठगी की अलग अलग वारदात सामने आती है और इस बार की खबर आपको बता दें अमृतसर से लॉटरी के नाम पर ऑनलाइन ठगी की कोशिश की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुल्तान विंड रोड के पास रहने वाले परिवार को एक युवक ने पहले फोन कर 25 लाख की लॉटरी लगने की बात कही और फिर आधार और पैन कार्ड के लिए उनसे मोबाइल की स्कैनिंग कर ली। आपको बता दें जिसके बाद युवक लगातार उनके रिश्तेदारों से पैसों की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी युवक की छानबीन बरकरार है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਰਿੰਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ WhatsApp ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਸੁਣਾਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਲਿਆ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਮ ਤੜਾਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸਿਮ WhatsApp ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਮ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, WhatsApp ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ WhatsApp ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਫੜ ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦਾ WhatsApp 'ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਲ ਭਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, 100-150 ਰੁਪਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬੜੀ ਹੱਦ ਮੰਮੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਖਾਤਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਭਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਵਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ करती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, एक बार फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। आपको बता दें अमृतसर के भूषणपुरा इलाके में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहाँ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक
एक निजी फैक्ट्री के मालिक का मुलाजिम बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने हथियारों के बल पर 15 लाख की लूट को अंजाम दिया। आपको बता दें 15 लाख की वारदात को अंजाम दिया गया है, 15 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। वहीं मौके पर ये फायरिंग करते वहां से भाग गए। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश जारी है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਉਹਦਾ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। हाँ जी, काफ़ी भीड़ भड़के वाला इलाका है, इतनी वारदात हुई है तो तकरीबन 150 मीटर अगे जाके हुई। कितने जाने से? 2 जने। बढ़ते अगली खबर की ओर। लगातार किसान बिल के विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। आपको बता दें किसानों का हल्ला बोल यूं ही जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब किसानों के इस प्रदर्शन को सामाजिक संगठनों का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। किसानों के समर्थन में मोगा में एक मशाल रैली निकाली गई। आपको बता दें इस दौरान मशाल रैली में शामिल लोगों ने कहा कि किसान लगातार काले कानून को रद्द करवाने में लिए मुशक्कत कर रहे हैं, लेकिन किसानों पर पानी की बौछारें की जा रही हैं, लाठीचार्ज किए जा रहे हैं जो निंदनीय है। मशाल रैली में शामिल लोगों ने जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाने की बात भी कही है। आपको बता दें बदायूं पुलिस को यह बड़ी कार्रवाई की सफलता मिली है। यह बड़ी खबर सामने आई है बदायूं से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने के में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वोहरन नगला गांव में छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने 200 लीटर नकली शराब और नकली शराब बनाने वाले का सामान भी बरामद कर लिया था। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस छापेमारी की भनक लगते ही 2 लोग वहां से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार मशक्कत कर रही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बदायूं से सामने आई है, जहां से एक शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। ये बड़ी खबर बदायूं से सामने आई है, जहां एक शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की खबर सामने आई है। मामला दातागंज थाना इलाके का है। मृतक की पहचान नौसे शाह के रूप में की गई है, जिसका शव आपको मिलने से आसपास के लोगों में काफी आक्रोश नजर आया, लोगों में काफी भयभीत नजर आए। मृतक के परिजनों ने मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के लिए कोतवाली में प्रार्थना पत्र लिखा है। परिजनों के मुताबिक मृतक 3 दिनों से घर से गायब था। परिजनों ने प्रार्थना पत्र मिलने के बाद पुलिस की मामले को कार्रवाई करने की जानकारी दी थी, लेकिन प्रशासन अभी भी शांत नजर आया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। आपको बता दें ये खबर 2 साल से इंसाफ की गुहार लगा रहा है ये पूरा परिवार। दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। प्रशासन अभी भी एक्टिव नजर नहीं आया है। लगातार परिवार 2 सालों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें यूपी पुलिस अवैध कब्जा करने वाले भू माफिया के खिलाफ एंटी भू माफिया अभियान चला रही है, लेकिन विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते यूपी सरकार की अभियान को पलीता लगता दिख रहा है। आपको बता दें ताजा मामला मैनपुरी के कुरावली तहसील के ईसाई रसाई गांव का है। आरोप है कि गांव में रहने वाले धर्मचंद्र के 3 बीघा खेत का गांव में ही दबंग योगेंद्र सिंह, रामबरन सिंह और हरिओम सिंह यादव समेत कई दबंगों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि धर्मचंद्र का बेटा शैलेश जैन गांव में ही नहीं रहता था और अब शैलेश जैन न्याय के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। शैलेंद्र का साफ तौर पे कहना है कि 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री
पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं दबंग लगातार पीड़ित परिवार को जान के धमकी देने की बात कर रहा है। लगातार दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। दबंग परिवार को धमकी भी दिए जा रहा है और लोगों का 2 साल से इंसाफ अभी भी गुहार की चीख लगा रहा है। जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में कितने बीघा जमीन है? 3.25 बीघा जमीन है सर। अच्छा, कौन लोग हैं जो आपकी जमीन पर कब्जा किया? यादव हैं, दबंग लोग हैं और उसमें गांव के भी लोग, 2 लोग साथ हैं उनके जी। और वो जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, इस पे जाते हैं तो गाली गलौज करके और मारते हैं और कहते हैं साले नहीं रहने देंगे तुझे गांव में, और खेती पे कब्जा किया आगे। तो क्या आपके और परिवारीजन गांव में नहीं रहते? नहीं सर, कोई नहीं है। कौन जात से बिलोंग करते हैं आप? जैन जात से। अच्छा, तो आप एक ही परिवार है आपका? जी, एक ही परिवार है और गांव में अकेले रह रहे हैं। माता पिता रह रहे हैं और हम गांव से बाहर, इनके डर की वजह से गांव के बाहर रह रहे हैं ऊँचा पे। और कई बार क्या नाम है, एसडीएम साहब को भी, डीएम साहब को भी और मुख्यमंत्री साहब को भी किया शिकायत, कोई इसका निस्तारण नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने वर्षों से आप जो है प्रयास कर रहे हैं? 2 साल हो गई सर। 2 सालों से कब्जा किए हैं? 2 साल से कब्जा किए हुए ये। तो अभी तक जांच क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? जांच करने के लिए आते हैं लोग और ये थाने से भी लोग आते हैं और ये अपने पैसे से भर देते हैं और उसके बाद कोई काम होता ही नहीं है मेरा। थाने बुलाया जाता है, छोड़ लिया जाता है, धमका सता के हमें भेज दिया। अभी के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।